हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। कैसी चल रही है आप लोग की परीक्षा की तैयारी। तो घबराए नहीं, अच्छी तरह से तैयारी करें। देखिए, मैं अगला जो पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं कि ये धातुओं के निष्कर्षण संबंधी चैप्टर से संबंधित है कि गैंग मैट्रिक्स या अधात्री किसे कहते हैं। तो आप जानते हैं कि लोहा, तांबा, एल्युमिनियम इत्यादि जो धातुएं हैं वो जमीन के अंदर से खोद के निकाला जाता है। तो उसमें अनेक प्रकार की अशुद्धियां पाई जाती है। तो सबसे पहले जो खोद के हम पदार्थ जमीन के अंदर से निकालते हैं उसे खनिज कहा जाता है। तो उस खनिज में धातु के अलावा अनेक प्रकार की अशुद्धियां पाई जाती है। तो उसी अशुद्धि को हम गैंग मैट्रिक्स या अधात्री के नाम से जानते हैं। तो खनिज दो प्रकार के होते हैं। एक खनिज वैसे होते हैं जिसमें धातु की मात्रा कम पाई जाती है और अशुद्धियां ज्यादा पाई जाती है, जिसके निष्कर्षण में काफी खर्चा होता है, तो उसको केवल हम खनिज ही कहते हैं। लेकिन उसी में से कुछ खनिज ऐसे होते हैं जिससे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है एवं सस्ते दर पर होता है, तो उस खनिज को हम अयस्क कहते हैं। तो अयस्क में उपस्थित जो अशुद्धि होती है उसी अशुद्धि को हम गैंग मैट्रिक्स या धात्री के नाम से जानते हैं। और दूसरा जो क्वेश्चन है कि खनिज और अयस्क में क्या अंतर है। तो खनिज जो होता है इसमें धातु की मात्रा कम होती है और अयस्क में धातु की मात्रा अधिक होती है। खनिज से धातु का निष्कर्षण कठिन होता है, जबकि अयस्क से धातु का निष्कर्षण आसान होता है। तीसरा में है कि इससे धातु का निष्कर्षण महंगा होता है, मतलब खनिज से धातु का निष्कर्षण महंगा होता है, जबकि अयस्क से धातु का निष्कर्षण क्या होता है, सस्ता होता है। तो ये मुख्य रूप से तीन अंतर आपको खनिज और अयस्क में है जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला है कि अयस्क का सांद्रण क्या है। तो अयस्क में जो होता है अनेक प्रकार की अशुद्धियां उपलब्ध होती है। उसी अशुद्धि को दूर करने के लिए जो हम प्रक्रिया करते हैं उसी प्रक्रिया का नाम अयस्कों का सांद्रण कहलाता है। मतलब सीधा सीधी समझिए कि अयस्क में जो अशुद्धि है उसको हम दूर कर देते हैं और उसके लिए जो प्रक्रिया अपनाते हैं वही प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अयस्कों का सांद्रण कहते हैं। तो अगला जो है कि गालक या फ्लक्स किसे कहते हैं। तो अब अयस्क में कुछ ऐसी अशुद्धियां होती है जो गलता नहीं है, मतलब अगलनीय अशुद्धियां पाई जाती है। तो उसे दूर करने के लिए हम क्या करते हैं कि उस अयस्क में बाहर से कुछ बाहरी पदार्थ को मिला देते हैं जो उस अगलनीय अशुद्धि को गला देने का काम करता है। तो वही बाहर से जो हम बाहरी पदार्थ उसको गलाने के लिए मिलाते हैं उसी को हम गालक या फ्लक्स कहते हैं। जैसे सिलिका SiO2 यह क्या है, गालक का काम करता है। अगला जो है कि धातु मल या अश्लेष किसे कहते हैं। तो अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धि और जो गालक हम बाहर से मिलाते हैं दोनों मिलकर एक नया सा पदार्थ बनाता है।
तो उसी को हम अश्लेष या धातु मल कहते हैं। जैसे CaO ये क्या हो गया, गैंग हो गया, और SiO2 क्या हो गया, फ्लक्स हो गया, और ये दोनों मिलके बनाया CaSiO3 कैल्शियम सिलिकेट। तो इसी को हम धातु मल या अश्लेष के नाम से जानते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12 के लिए कि निस्तापन और भर्जन में क्या अंतर है, या निस्तापन किसे कहते हैं और भर्जन किसे कहते हैं। तो निस्तापन एक वैसी प्रक्रिया है जिसमें सांद्रित अयस्क को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, जिससे अयस्क ऑक्साइड में बदल जाते हैं। लेकिन यह प्रक्रिया में हवा की अनुपस्थिति होती है, मतलब हवा की अनुपस्थिति में अयस्क को हम क्या करते हैं, उच्च ताप पर गर्म करते हैं। ऐसा करने से अयस्क ऑक्साइड में बदल जाता है। इसी प्रक्रिया को हम निस्तापन या कैल्सिनेशन कहते हैं। जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड बनता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पे हम कैल्शियम कार्बोनेट को जो गर्म किए तो यह कैल्शियम का अयस्क है, तो हमें क्या, कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब वो कैल्शियम किसमें बदल गया, ऑक्साइड में बदल गया। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। या दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे बॉक्साइट का सूत्र होता है Al2O3.2H2O, एरो के निशान, और जिसको हम निस्तापित करेंगे उच्च ताप पर गर्म करेंगे तो Al2O3 बन जाएगा प्लस 2H2O अलग हो जाएगा। तो वो भी हम एग्जाम्पल में उसको दे सकते हैं। दूसरा कहता है भर्जन क्या है, जिसको रोस्टिंग भी कहा जाता है। तो रोस्टिंग और भर्जन, देखिए याद रखिएगा कि निस्तापन और भर्जन में कोई विशेष अंतर नहीं है, बल्कि जो प्रक्रिया निस्तापन की है वही प्रक्रिया जो है भर्जन की है। लेकिन अंतर सिर्फ इतना ही है कि भर्जन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है, जबकि निस्तापन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। मात्र ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति का ही अंतर है, बाकी सेम प्रक्रिया वही होता है। अर्थात भर्जन एक वैसी प्रक्रिया है जिसमें सांद्रित अयस्क को हवा की उपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, जिससे अयस्क ऑक्साइड में बदल जाता है। जैसे 2ZnS मतलब जिंक ब्लेंड से, किसका, जिंक का अयस्क है, जिसे हम 3O2 के साथ गर्म करते हैं तो यह जिंक ऑक्साइड ZnO बन जाता है प्लस 2SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो आप देख रहे हैं कि ऊपर में मैंने CaCO3 के साथ कोई ऑक्सीजन नहीं लिया था, वो प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हुआ था और उसमें भी अयस्क ऑक्साइड में बदले थे। और सेम यहाँ भी देख रहे हैं कि जिंक ऑक्साइड बदला, तो ये भी जो है धातु के ऑक्साइड में ही बदलता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अंतर इतना ही है कि उसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित था, जबकि जारण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन उपस्थित होता है। अब अगला जो पॉइंट है कि प्रगलन क्या है। तो अब जारित या निस्तापित अयस्क को कार्बन के द्वारा अवकरण कराने से हमें वह धातु की प्राप्ति हो जाती है। तो इसी प्रक्रिया को हम प्रगलन कहते हैं। मतलब कि निस्तापित
अयस्क को या जारित अयस्क को, जब अयस्क के ऑक्साइड हमको मिल जाएंगे धातु के, तो उसको हम कार्बन से अभिक्रिया कराएंगे, इसको कार्बन अवकरण कहते हैं। वैसा करने से वह धातु प्राप्त हो जाता है और इसी प्रक्रिया को हम परगलन कहते हैं। जैसे ZnO+C, तो जिंक बन गया प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन गया, तो यही प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रगलन कहते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एकदम दिमाग में बसा लीजिएगा कि 4 निष्कर्षण आपको पढ़ना है इंटर में, जिसमें आपको लोहा है, तांबा है, एल्युमिनियम है और जिंक है। तो हर साल यह क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, कोई 2 ऑप्शन में आपको रहेगा और एक का निष्कर्षण के सिद्धांत को आपको लिखना पड़ता है। तो आप कम से कम 3 धातु का निष्कर्षण आप याद कर लेते हैं तो यह आपको डेफिनेट एक क्वेश्चन आपको बन जाता है, जो कि 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। और आप यह भली भांति याद रखिएगा कि केमिस्ट्री ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 5 नंबर का कोई क्वेश्चन होता ही नहीं है। अब कहिएगा जो फिर 5 नंबर में पूछा क्या जाता है, तो हमेशा आप याद रखिएगा कि 5 नंबर वाला क्वेश्चन में A और B करके रहेगा, जो कि एक 3 नंबर का रहेगा और एक 2 नंबर का रहेगा। और नहीं तो कभी कभी आपको क्या करेगा कि 5 क्वेश्चन छोटे छोटे ABCDE करके दे देगा और उसमें एक एक नंबर मिला के 5 नंबर का भी क्वेश्चन पूरा कर देता है। नहीं तो IUPAC नाम अगर पूछ दिया तो भी आपको एक एक नंबर के 5 मिला के 5 को क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस प्रकार से 5 नंबरिया क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन सिंगल कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होता है जो कि 5 नंबर का होता है। इसलिए अब देखिए, किसी भी धातु का अगर आपको निष्कर्षण पूछता है तो सबसे तरीका जो मैं पहले आपको बता देता हूं, वो ऐसा काम आपको वहां परीक्षा में करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले जिस अयस्क के निष्कर्षण के सिद्धांत पूछिए, सबसे पहले उस तत्व का लिखिएगा कि संकेत क्या होता है, उसके बाद उसका परमाणु संख्या कितनी है, उसके बाद लिखिएगा उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और उतना लिखने के बाद आप सबसे फर्स्ट पॉइंट, कोई भी धातु का निष्कर्षण पूछे तो आप लिखिएगा कि इस धातु का निष्कर्षण इसके मुख्य अयस्क जो उसका रहेगा उससे निष्कर्षण किया जाता है। और सबसे पहले सांद्रित अयस्क को सांद्रित किया जाता है, सांद्रित अयस्क को जारित या निस्तापित किया जाता है, और इस प्रकार से उसको हम सिद्धांत से क्या करते हैं, निष्कर्षित करते हैं। और उसके बाद आपको रिएक्शन लिख देना है, आपका पूरा क्वेश्चन हो जाता है। लेकिन कोई भी धातु का निष्कर्षण पूछे तो इतना आप जरूर लिखिएगा कि संकेत, परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इतना कर देने से आपका बहुत कुछ आपको 1-2 नंबर उसी में मिल जाएगा, और आगे जो उसका रिएक्शन है उसका सिद्धांत लिख दीजिएगा। तो यहाँ देखिए कि जिंक के मुख्य अयस्क जिंक ब्लेंड्स है, ZnS से धातु का निष्कर्षण करना है आपको। जिंक के मुख्य अयस्क आपको यहाँ हम 3 दिए हैं, जिंक ब्लेंड्स ZnS हो गया, जिंकाइट Zn हो गया, कैलेमाइन ZnCO3 हो गया। तो जिंक का निष्कर्षण इसके मुख्य अयस्क ZnS से किया जाता है, जिंक ब्लेंड्स से किया जाता है। तो जैसा कि ये देखिए 30 इसका परमाणु संख्या होता है जिंक का, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। सिद्धांत, सबसे पहले अयस्क को सांद्रित किया जाता है, सांद्रित अयस्क को जारित किया जाता है जहां निम्न अभिक्रियाएं होती है। तो सबसे पहले 2ZnS उसको हम 3O2 मतलब जारित करते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या मिल जाता है, जिंक ऑक्साइड 2ZnO + 2SO2 मिलता है। अब इस प्रकार से जारित अयस्क को कार्बन से अवकरण कराने पर जिंक धातु बनता है। तो ZnO+C एरो Zn+CO इस प्रकार से जिंक धातु हमें प्राप्त हो जाता है।
तो देखते रहिए BN प्रसाद मैथमेटिक्स का यूट्यूब चैनल। और मैंने आपको पहले वाला वीडियो में भी बताया है कि आप इंतजार कीजिए उस 28 तारीख की, जिस दिन मैं ऐसा टेक्निक बताऊंगा कि आप अच्छा से अच्छा नंबर कैसे ला सकते हैं। केमिस्ट्री में कोई क्वेश्चन अगर आपको याद नहीं है फिर भी उसको आप कैसे लिख सकते हैं जो आंसर आपका सटीक हो जाएगा, उसका मैं तरीका बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।